अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है अप्लाइंग फॉरेन की इनटू द रिलेशन, कि हम किस तरह से अपने जो फॉरेन की है उसे अप्लाई कर सकते हैं दो टेबल्स के दरमियान। तो फॉरेन की को पढ़ने से पहले इसके आपको 3 की पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे, जिनमें सबसे पहला पॉइंट आपके पास क्या है कि फॉरेन की इंश्योर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी का मतलब ये है कि दो टेबल्स आपके पास जब होते हैं ना, तो उनके दरमियान जो भी रिलेशन बनता है, अगर एक में कोई चेंज हम करते हैं ना, तो उस चेंज को हमने दूसरे में भी अप्लाई करना होता है। तो ये जो चीज है ना, ये ऐसे होनी चाहिए कि बिल्कुल सही तरीके से वर्किंग कर रही हो। अगर मैं यहाँ से कोई चीज डिलीट कर रही हूँ तो उसका यहाँ पर क्या इफेक्ट हो रहा है वो सही से होना चाहिए, जो भी इफेक्ट हो। ठीक है, तो ये प्रॉपर वर्किंग जोन सी है, इसको हम देखेंगे किस तरह से करेंगे। सेकंड जोन सी चीज है कि आपके पास यूनिक और प्राइमरी की कंस्ट्रेंट होनी चाहिए, यानी पेरेंट टेबल के अंदर आपके पास यूनिक और प्राइमरी की मस्ट होनी चाहिए, फिर जाके आपके फॉरेन की जोन सी होगी वो एप्लीकेबल होगी। क्योंकि जो आपका पेरेंट टेबल होता है वो किसी एक एक प्राइमरी की या एक कॉलम की वजह से अपने चाइल्ड रिलेशन के साथ जुड़ा होता है, क्योंकि उसी के ऊपर उसने मैचिंग करनी है ना। फॉर एग्जाम्पल इधर 1 2 3 लिखा है तो इसी को इधर मैच करेगा वो 1 2 3, तो फिर जाके फॉरेन की जोन सी होगी अप्लाई होगी। एक एक रिलेशन के अंदर जो प्राइमरी की होती है ना पेरेंट रिलेशन के अंदर, वो चाइल्ड रिलेशन में जाकर फॉरेन की बन जाती है। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। और जो थर्ड चीज है हमने जो देखनी है वो ये है कि फॉरेन की जो है वो रेफरेंस का कीवर्ड यूज करती है। अब ये जो रेफरेंसेस का कीवर्ड यूज करती है क्या काम करता है, ये इंश्योर करता है कि जो आपकी इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट है वो वायलेशन तो नहीं कहीं कर रही। वायलेशन करने से मुराद ये कि आपके पास पेरेंट टेबल में अगर 3 रोज हैं और तीनों की आइडेंटिटी 1 2 3 है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके चाइल्ड रिलेशन में कहीं 4 भी एग्जिस्ट कर रहा हो। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये सही वर्किंग नहीं कर रहा। तो ये सारी जो सी चीजें इनका ध्यान रखते हुए हमने क्या करने हैं, अपने टेबल क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक टेबल पेरेंट टेबल क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारा पेरेंट टेबल है कस्टमर का, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। सबसे पहले तो जो भी इसका वेरिएबल आया ना कस्टमर आईडी का, उसे हमने उसकी प्राइमरी की बनाया। तो अगर देखा जाए तो हमारा जो सेकंड पॉइंट था वो यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल, ये जो से हैं ये क्या है, अलग वेरिएबल्स हैं कस्टमर टेबल के, जो के कस्टमर का नेम और उसकी ईमेल को शो कर रहे हैं। हमने इसे रन किया, हमारे पास ये सक्सेसफुली रन हुआ। इसके बाद हमने इसमें कुछ वैल्यूज इंसर्ट की, कस्टमर की आईडीज थी, उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल्स थी। जब इन्हें इंसर्ट किया इजीली ये इंसर्ट हो गए। तो अब हमने क्या किया, पूरे टेबल को एक दफा कस्टमर के टेबल को शो करा के देख लिया कि वो कैसा लगता है। तो आप देख सकते हैं कि कस्टमर आईडी जो है वो हर रो को यूनिकली डिफाइन कर रही है। हर रो का अपना एक मेंबर है और हर मेंबर की अपनी ईमेल है, ठीक है। अब हमने फॉरेन की लगानी है। तो फॉरेन की जिस दूसरे टेबल पे लग रही है वो दूसरा टेबल हमारे पास ऑर्डर का है, और ये ऑर्डर टेबल कौन सा टेबल है, चाइल्ड टेबल है, ठीक है। तो अब इसके अंदर वो कस्टमर आईडी जो सी है उसके ऊपर क्या लगेगी, की लगेगी, फॉरेन की। तो वो हमारे पास वेरिएबल लाजमी होना चाहिए, वो भी है, ठीक है। तो फॉरेन की रेफरेंसेस का कीवर्ड यूज कर रही है, यस कर रही है, थर्ड पॉइंट भी कंप्लीट। और जो हमारी फॉरेन की है वो कस्टमर आईडी जो कि प्राइमरी की थी हमारी पेरेंट टेबल में, उसी के साथ अटैच है, तो ये 1 है, ठीक है। क्योंकि जो यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा अब वो किस बेसिस पे करेगा, कस्टमर आईडी की बेसिस पे करेगा। अगर कस्टमर आईडी में 4 नाम के कोई भी कस्टमर नहीं है तो यहाँ पर वो कस्टमर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये किसका चाइल्ड है, कस्टमर टेबल का चाइल्ड है, ऑर्डर वाला। तो इसमें सिर्फ वो कस्टमर आईडी एंटर हो सकती है जो कि हमारे पेरेंट टेबल में होगी। तो यहाँ पर पॉइंट 1 3 और 2 तीनों कंप्लीट हो गए हैं। तो क्योंकि ये पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं, इसे हमने रन किया, सक्सेसफुली रन हुआ, इसमें कुछ वैल्यूज इंसर्ट की। अब आप फॉरेन की का सिंटेक्स देख सकते हैं। फॉरेन की हमने अप्लाई की है किस पर, कस्टमर आईडी पर। ये जो कस्टमर आईडी लिखा है ये वाला है, ठीक है, जो हमारे ऑर्डर टेबल के अंदर है। उसके बाद रेफरेंस वो किसका ले रहा है, कस्टमर जो कि इसका पेरेंट है, कस्टमर से क्या ले रहा है वो, रेफरेंस ले रहा है। और पेरेंट के अंदर कौन सा है कॉलम, कस्टमर आईडी का। पेरेंट के कस्टमर आईडी वाले कॉलम का रेफरेंस दो किसे, ऑर्डर के कस्टमर आईडी को, ठीक है। मैं इसका कलर चेंज करके दिखाती हूँ आपको। पेरेंट के कस्टमर आईडी का रेफरेंस लेना है आपने, और किसको देना है,
ऑर्डर टेबल के कस्टमर आईडी को। ठीक है, तो ये इसका सिंटेक्स है। इसको जब हम लोगों ने अप्लाई कर लिया, इसमें वैल्यूज इंसर्ट कर ली, तो फाइनली इसको भी एक दफा रन करके देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर ये वैल्यूज रन की हैं और ये इजीली रन हो गई हैं। और अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई एक ऐसा नहीं है जो कि पेरेंट टेबल से बाहर हो। पेरेंट टेबल में 3 एंट्रीज थी, 1 2 3, और इसमें 1 और 2 हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं। अगर आप 3 की कोई इंसर्शन करेंगे ना रो की, तो वो भी हो जाएगी क्योंकि वो पेरेंट में एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम ना इनको दोनों को इकट्ठे एक दफा देख लेते हैं, ऑर्डर और कस्टमर को। तो ये आप ऐसे दो इकट्ठी स्टेटमेंट लिख के जब उन्हें इकट्ठा रन करेंगे ना, तो आपको ऐसे दो टेबल्स इकट्ठे आउटपुट में शो होंगे। अब इसमें क्या है कि देखें 1 2 और 1, और यहाँ पर 1 और 2, ये शो कर रहा है कि 4 तारीख को एक कस्टमर ने क्या किया है, ऑर्डर दिया है। और वो उसका अगर हमने नाम लेना हो तो हम क्या कह सकते हैं कि कस्टमर 1 कौन सा है, जॉन। फिर हम कहते हैं कि 5 तारीख को एक कस्टमर ने ऑर्डर दिया, उसकी आईडी थी 2, तो 2 आईडी वाला कस्टमर कौन है, जेन। फिर से उन्होंने थर्ड रो क्या कही है कि एक कस्टमर ने 6 तारीख को ऑर्डर दिया है जिसकी आईडी है 1, यानी कि क्या किया है, अगर कस्टमर हम टेबल में देखें तो जॉन ने फिर से एक ऑर्डर दिया है। तो बेसिकली ये क्या है कि इस तरह से हम लोग इनमें रिलेशन जो से उनको शो करते हैं और अपनी जो रिक्वायर्ड डाटा होता है ना उसको बाहर निकाल लेते हैं। अब नेक्स्ट ये देखते हैं कि अगर हम लोग कोई ऐसी की रो अंदर इंसर्ट करते हैं जो कि पेरेंट में एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो क्या वो एग्जीक्यूट होगी। बेसिकली इस चीज का मकसद ये है कि हम चेक करें फॉरेन की अपनी वर्किंग सही से कर रही है कि नहीं। तो हमने इंसर्ट किया ऑर्डर टेबल के अंदर एक ऐसी रो को जिसकी कस्टमर आईडी हमारे पास क्या थी, 4 आ रही थी। तो 4 कस्टमर आईडी जो सी है वो पेरेंट टेबल में एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, इस वजह से क्या हुआ, यहाँ पर एरर आ गया। तो आप देख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है टर्मिनेट कर गई है, ये एग्जीक्यूट ही नहीं की इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर फॉरेन की बिल्कुल ठीक से वर्किंग कर रही है। लेकिन अब क्या होता है कि अगर आपको कोई कहता है कि नहीं भाई हमने तो वो करनी ही करनी है इंसर्ट वैल्यू, ठीक है, हमने 4 आईडी का जो सा ऑर्डर है वो इंसर्ट करना ही करना है, तो फिर क्या होगा, वी हैव टू मेक श्योर दैट the 4 ID exists in the parent table. To insert a new customer ID into the child table, we have to make sure that the value exists in the parent table. इंसर्टिंग न्यू रो इनटू द पेरेंट टेबल, तो इसके लिए हम क्या सिंपली कर सकते हैं कि पेरेंट टेबल में एक इंसर्ट करें रो और उसमें कस्टमर आईडी को 4 रख दें और उसको एग्जीक्यूट करें। जब वो एग्जीक्यूट हो जाए तो फिर आप उसके अंदर कोई कस्टमर आईडी 4 वाली ऐड करें ऑर्डर के टेबल में, तो वो भी फिर सक्सेसफुली रन हो जाएगी। देखें इस बार आपको कोई एरर नहीं मिला, क्यों, क्योंकि अब पेरेंट टेबल में 4 आईडी का एक कस्टमर आ चुका है, राइट। तो इजीली हमने क्या कर लिया, अपनी इंसर्शन कर लिया। अब दोबारा से देखते हैं तो आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 4 एग्जिस्ट कर रहा था, इस वजह से यहाँ पर 4 आईडी की जो एंट्री है वो पॉसिबल हो सकी है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हमारे पास आ रहा है कि नाउ लेट्स से वी वांट टू डिलीट अ रो फ्रॉम अ पेरेंट टेबल। अब यहाँ पर मैंने कहा था कि किसी भी टेबल में कोई भी चेंज अगर जरा सा भी होता है ना, तो क्या होगा कि दूसरे टेबल में भी चेंज अकर होगा। और हमने अपनी जो रिफरेंशियल इंटेग्रिटी है, यानी कि दोनों के दरमियान का जो रिलेशन है, उसको क्या रखना है, उसे मेंटेन रखना है। अब उसे मेंटेन रखने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि now let's we say we want to delete a row from parent table and also we want to maintain the referential integrity and automatically delete associated order from the child table. अब जाहिर सी बात है, इंसर्शन करते वक्त हमने देखा था कि हम सिर्फ वही चीज इंसर्ट कर सकते थे जो पेरेंट टेबल में एग्जिस्ट करती थी, राइट। तो अब डिलीशन करते वक्त भी हम सिर्फ उसी चीज को डिलीट करेंगे जो कि पेरेंट टेबल में होगी, या फिर ये कह सकते हैं कि अगर पेरेंट टेबल में से कोई चीज हम डिलीट करते हैं तो वो चाइल्ड में से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जानी चाहिए। तो इस चीज के लिए हम क्या चीज यूज करते हैं, कास्केड डिलीटिंग। तो फॉरेन की कंस्ट्रेंट को यूज करते हुए ये कास्केड डिलीट जोन सी है ये इम्प्लीमेंट होती है, और इसकी 2 टाइप्स हैं। एक टाइप है इसकी ऑन डिलीट कास्केड और सेकंड टाइप है इसकी ऑन डिलीट सेटनल। ये दोनों जोन से हैं, ये चाइल्ड जोन सा हमारा होता है ना उसके अंदर लिखी जाती हैं, ठीक है। चाइल्ड टेबल जो होता है ना उसके अंदर जहां फॉरेन की लगी होती है उसके साथ लिखी जाती है, सिंटेक्स वही रहता है, बस एंड पर ये एक जो कीवर्ड्स है ना ये ऐड हो जाते हैं। ऑन डिलीट कास्केड क्या है, ऑन डिलीट कास्केड कहता है कि इट मींस दैट इफ अ रेफरेंस्ड रो इन अ पेरेंट टेबल इज डिलीटेड, ऑल द कोरस्पॉन्डिंग रोज इन द चाइल्ड टेबल विल आल्सो बी डिलीटेड ऑटोमेटिकली। यानी कि पेरेंट टेबल में जो रो डिलीट होती है, लाइक ये आपके पास 2 टेबल्स हैं,
ये पेरेंट का टेबल है और ये चाइल्ड का टेबल है। यहाँ से अगर थर्ड आइडेंटिटी का एक कस्टमर जो है वो डिलीट हो गया, ठीक है, अगर यहाँ से वो डिलीट हो गया तो क्या हो कि अगर तो चाइल्ड रिलेशन में कोई थर्ड आईडी वाला है तो उसे डिलीट कर दो, और अगर नहीं है तो फिर उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये चीज हमारे पास क्या काम करती है, किससे इंप्लीमेंट होती है, ऑन डिलीट कास्केड से। और सेकंड है ऑन डिलीट सेट नल। अब ये क्या काम करती है, ये काम करती है कि टेबल 1 में जो आईडी डिलीट हुई है उसकी यहां से आईडी जो सी है ना उसे नल कर दो। ये जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे ना तब आपको ज्यादा आसान लगेगा। 1 2 3 है ना फॉर एग्जाम्पल, और मैंने थर्ड आईडी क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो अगर आप देखें यहाँ पर 1 2 3 लिखा हुआ है, तो ये 3 की रो पूरी जो है उसे डिलीट करने की बजाय क्या करेगी कि 3 को नल कर देगी। यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा, यहाँ पर सिर्फ नल लिखा हुआ आएगा, बाकी एक्टिविटीज होंगी। और हमें क्या करना होगा कि यहाँ इंसर्ट करना होगा कि किसने ये काम परफॉर्म किया था, राइट। तो बेसिकली दोनों का डिफरेंस यही है कि जो ऑन डिलीट का कास्केड है ना ये पूरी एक्टिविटी को डिलीट कर देता है, लेकिन ऑन डिलीट सेट नल जो है सिर्फ आईडी को डिलीट करता है और बाकी का काम वैसे का वैसे ही रहता है। जो ऑर्डर टेबल में एक्टिविटी परफॉर्म हुई होगी वो वैसी की वैसे ही रहेगी, सिर्फ उसमें से जो आईडी वाला पार्ट होगा ना वो नल हो जाएगा। अब हम इन दोनों को परफॉर्म भी करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग एक टेबल दोबारा से बना लेते हैं कस्टमर का। पहले हमने कस्टमर्स का बनाया हुआ था, मैंने सिर्फ कस्टमर का टेबल बनाया, ठीक है, नाम थोड़ा सा चेंज किया तो मेरे पास टेबल क्रिएट हो गया इजीली। कस्टमर का एक टेबल बनाया और आप देख सकते हैं वैसे ही प्राइमरी किया, कोई भी चेंज नहीं है। ऑर्डर टेबल में मैंने 2 ऑर्डर टेबल बनाए हैं ताकि मैं दोनों जो सी कास्केट्स हैं ना उन्हें यूज कर सकूं। तो ऑन डिलीट कास्केट आप देख लें, ऑर्डर 1 के टेबल पे ऑन डिलीट कास्केट कैसे यूज हुई है, बिल्कुल वैसे ही फॉरेन की कस्टमर आईडी, ऑर्डर टेबल की, रेफरेंस लिया उसने कस्टमर के टेबल में से और कस्टमर आईडी का, तो इसे क्या कर दिया, ऑन डिलीट कास्केड, यहाँ पर ऐसे नहीं आना, तो ऑन डिलीट कास्केड कर दिया। सेकंड क्या हुआ कि क्रिएट टेबल ऑर्डर टू का जो सा टेबल था उसके अंदर मैंने ऑन डिलीट सेट नल का यूज किया, ठीक है। तो ये जब तीनों मैंने परफॉर्म किया ना ये इजीली जो से परफॉर्म हो गए हैं। उसके बाद चेकिंग करने के लिए कि हमारी दोनों की सही से वर्किंग कर रही है कि नहीं, मैंने लिखा है डिलीट फ्रॉम कस्टमर के टेबल में से कस्टमर आईडी को, जहां पर कस्टमर आईडी 2 है उसे डिलीट कर दो, यानी कि रो डिलीट किया एक पेरेंट टेबल में से, कौन सी, जहां पर कस्टमर आईडी 2 थी। अब होना ये चाहिए कि ऑर्डर 1 का जो टेबल है, ऑर्डर 1 का जो टेबल है उसमें 2 आईडी वाली जितनी भी रोज हैं वो सारी डिलीट हो जानी चाहिए। और जो ऑर्डर 2 का टेबल है उसमें क्या होना चाहिए, जहां जहां उस टेबल के अंदर 2 लिखा हुआ है ना वहां पर क्या लिखा आना चाहिए, नल आना चाहिए। तो ये सक्सेसफुली रन हो गया। और अगर हम इसके टेबल की चेकिंग करें तो क्या आएगा, ये देखें। अब यहाँ से जो ऑर्डर 2 था वो खत्म हो गया, वो डिलीट हो गई है, पूरी की पूरी रो ही डिलीट हो गई। ये ऑर्डर 1 का टेबल है, ठीक है। और ऑर्डर 2 का जो सा टेबल है उसमें क्या हुआ, मैंने एक जैसे ही रखे थे जो इंसर्ट की थी वैल्यूज, ताकि इजीली आपको पता चल जाए। यहाँ से पूरी की पूरी रो डिलीट हुई है और यहाँ से सिर्फ जो वैल्यू है ना उसकी जगह क्या लिखा आ गया, नल आ गया। तो अब आपको फर्क समझ आ गया होगा कि ऑन डिलीट कास्केड का क्या काम है और ऑन डिलीट सेट नल का क्या काम है, ठीक है।